प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखें। इन सुपरहिट गानों के बीच शायद ही किसी ने इन बेशकीमती गानों को उतनी तवज्जो दी हो। जिन्हें गीत संगीत की गहरी जानकारी थी वो इस क्लासिकल गायकी की कीमत तो समझते थे, लेकिन उन्हें भी इसे पर्दे पर लाने की कीमत का अंदाजा नहीं था। अपने दौर की एपिक फिल्म या कह लें कि महामूवी मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ ने जब इसके संगीत संयोजन की जिम्मेदारी नौशाद अली को दी तो पहले तो उनसे 20 गाने कंपोज करने को कहा था और वो ये सुनकर चौंक गए कि इतने गाने फिल्म में ठूसे जाएंगे या फिर फिल्म कई किस्तों में बनेगी। खैर उन्हें इससे क्या, कीमत मुहमांगी मिल रही थी, लेकिन डिमांड ये भी थी कि कम से कम 2 गाने प्योर क्लासिकल टोन में होने चाहिए, राग आधारित। असल में पीरियोडिकल फिल्म प्लान ही की गई थी मुगलिया सल्तनत के कालखंड विशेष की भव्यता, वैभव और तब की सामाजिक सांस्कृतिक सोच और सुचिता को दिखाने, प्रदर्शित करने के लिए। जिन्होंने ये फिल्म नए कलर्ड वर्जन में देखी है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ऐसी फिल्म बनाने की कीमत क्या होगी। बहुत कम लोगों को पता है कि के आसिफ ने यह फिल्म वैसे तो रिलीज से वर्षों पहले प्लान की थी और जब पैसे की तंगी और कई वजहों से ये टलती और बंद होती चली गई तब जाने माने उद्योगपति सपूरजी पलोनजी मिस्त्री ने इसमें पैसा लगाया और तब जाकर ये ग्रैंड पीरियोडिक फिल्म तैयार हुई। खैर जैसे तैसे करीब 3.25 घंटे की फिल्म के लिए 12 गाने ही प्लान किए गए। इनमें से 9 लता मंगेशकर को और 1 मोहम्मद रफ़ी को गाना था। लेकिन जो 2 क्लासिकल गाने खास तौर पर कंपोज कराए गए थे उनमें अकबर के समय के संगीत सम्राट तानसेन वाला इफेक्ट दिखना चाहिए था, जो किसी मामूली गायक के वश का तो था नहीं। के आसिफ ने उस दौर के ऐसे शास्त्रीय गायकों पर नजर दौड़ानी शुरू की जिनकी गायकी असाधारण और अद्वितीय हो, वो कहानी के एनवायरनमेंट के मुताबिक उस गीत में वो प्रभाव डाल सकते हों जैसा कभी तानसेन का रहा होगा। और तब उनके सामने सबसे बड़ा नाम आया बड़े गुलाम अली खान का, जो ठुमरी सम्राट ही नहीं, आवाज की रेंज, तान और जटिल बंदिशों के बेताज बादशाह थे। संगीतकार नौशाद ने बड़े गुलाम अली साहब का नाम सुनते ही कहा कि वो तो फिल्मों में गाते नहीं और मेरी जरूरत नहीं कि अपने कंपोजिशन में उनसे गाने को कहूँ, आप चाहें तो कोशिश कर लें। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के सबसे महान गायकों में गिने जाते हैं। उस दौर में बड़े संगीत सम्मेलनों में बड़े बड़े क्लासिकल गायक और साजिंदे उनके पैर छुआ करते थे। उनकी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1952 में कोलकाता में आयोजित एक संगीत समारोह में लता मंगेशकर को परफॉर्म करना था। अभी लता जी को फिल्म गायकी में आए 2-4 साल ही हुए थे। 1951 में आई फिल्म मालती माधव का एक गाना उन्हें कोलकाता के इस इवेंट में गाना था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसी इवेंट में बड़े गुलाम अली साहब भी गाने वाले हैं तो लता ने ये गाना गाने से इनकार कर दिया। वजह ये कि उनकी गायकी का मुकाम इतना ऊंचा है, जिन्हें हम सब गुरु मानते आए हैं, उनके सामने गाते हुए मैं सहज महसूस नहीं करूंगी। खैर बात जब बड़े गुलाम अली तक पहुंची तो कहलवाया कि ये क्या बात हुई, तुम अपने काम में माहिर हो, जो भी गाओ उससे क्या, और उन्होंने जबरन लता मंगेशकर से स्टेज पर गवाया था। खैर के आसिफ जब मुगले आजम के 2 गानों का ऑफर लेकर बड़े गुलाम अली साहब के यहाँ पहुंचे तो जैसा कि उनकी आदत थी हर आने वाले की आओ भगत करते थे, खूब खातिरदारी की, पर गाने के लिए पहले ही हाथ खड़े कर लिए कि भाई न तो मैं फिल्मों में गाता हूँ और ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा, कोई दिलचस्पी है। पर के आसिफ अड़े हुए थे कि आपको गाना ही पड़ेगा। बड़े गुलाम अली खान ने हल्के में सोचकर एक सिगूफा छोड़ा कि शायद इससे बला टले। उन्होंने कहा कि देखो फिल्मों में गवाओगे तो एक गाने के 25,000 रुपए लूंगा। तब 25,000 रुपए क्या होते थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे गायकों की एक गाने की फीस तब 300 से 500 रुपए हुआ करती थी। कुछ संगीतकार तो एक गाना 250 रुपए में गवा लेते थे। खुद फिल्म के संगीतकार ने सभी गानों सहित पूरा म्यूजिक ट्रैक कंपोज करने के लिए कुछ 1000 रुपए ही लिए थे। नौशाद की फीस ने तो इस कालजयी फिल्म के बाद छलांग लगाई थी। मौत वही जो
खैर, बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक गाने के 25,000 रुपये यानी दोनों गानों के लिए 50,000 रुपये मांगकर मानो के आसिफ को चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन के आसिफ ने अचानक हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि इन गानों के लिए हम आपको कोई भी रकम देंगे। उस्ताद बड़े गुलाम अली अवाक रह गए, वो इनकार भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये गाना गाया और खूब गाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही दो गाने उनके फिल्मी प्रोफाइल में टक गए, यानी इसके पहले और इसके बाद उन्होंने किसी फिल्म में नहीं गाया। हालांकि फिल्म में इन गानों को सबसे ज्यादा वाहवाही उन्हीं श्रोताओं से मिली जिन्हें शास्त्रीय गायन में रुचि थी और वो इसकी रागात्मकता, कलात्मकता को समझते थे। लेकिन आम दर्शकों के लिए भी ये गाने मुगलिया दरबार की संगीत शास्त्रीयता का बिंब खींचने के लिए काफी सफल रहे। मुगले आजम अपनी कहानी और साज सज्जा के अलावा जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा हिट हुई वो इसका म्यूजिक ट्रैक ही था, और इसमें भी लता मंगेशकर के गाए गाने सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या। इस फिल्म पर कितना और किस मनोयोग से पैसा बहाया गया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस गाने का सेट बनाने में ही 15-20 लाख रुपए खर्च हुए थे। कहते हैं कि इसमें इको इफेक्ट देने के लिए भी नौशाद साहब ने कई एक्सपेरिमेंट किए थे, मसलन बाथरूम में गवाना। अब ये फैक्ट है या किससे, जो भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अपने दौर की सबसे भव्य और मेगा बजट फिल्म थी और दर्शकों पर इसका जादू खूब दिखा था। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। फिल्म की एक खूबी ये भी थी कि भले ही प्लॉट मुगल दरबार की कहानी कहता था, लेकिन इसके गीत संगीत में विशुद्ध भारतीयता भरी थी। 50 के दशक में गीतकार, गायक और संगीतकारों की फीस फिल्म के बजट के मुकाबले ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन यही वो फिल्म है जिसके बाद म्यूजिक ट्रैक की कीमत भी आसमान छूने लगी, और इसमें बड़े गुलाम अली साहब की ये मुहमांगी रकम भी शायद असरदार रही होगी। तो इस कल्ट क्लासिक फिल्म के क्लासिकल गानों की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मोहब्बत जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदा। क्या जब प्यार किया तो